नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। तीसरे चरण की 95 सीटों पर सियासी अखाड़ा तैयार। पीएम मोदी भरेंगे हुंकार। आज महाराष्ट्र और गोवा से गरजे पीएम मोदी, विपक्ष पर किया कड़ा प्रहार। अमेठी से राहुल गांधी तो रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस की सीईसी मीटिंग में हो सकता है फैसला, जल्द ऐलान संभव। सीबीआई, एनएसजी, सीआरपीएफ का संदेशखाली में 12 घंटे तक चला सर्च ऑपरेशन। शाहजहां शेख के रिश्तेदारों के घर से मिले विदेशी हथियार। छापेमारी को लेकर भड़की ममता बनर्जी, पहुंची चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। कहा, मेरे खिलाफ बयान देने वालों का बीजेपी से संबंध। हाईकोर्ट ने भी केजरीवाल को फटकारा। फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में प्रदर्शन तेज। कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। जमकर मचा है बवाल। जॉर्ज सोरोस इजराइल विरोधी प्रदर्शनों की कर रहा है फंडिंग। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात लोकसभा चुनाव से जुड़ी। 2 चरणों के मतदान के बाद 191 सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन अब चुनाव धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहा है जहां 2019 में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने रिकॉर्ड सफलता पाई थी। तीसरे चरण के लिए 7 मई को 95 सीटों के लिए होने वाले मतदान में पीएम मोदी ने भी बड़ी तैयारी कर रखी है। ताबड़तोड़ पीएम मोदी की कई रैलियां होनी हैं। इसी कड़ी में आज पीएम मोदी महाराष्ट्र के कोल्हापुर और गोवा में रैली करने पहुंचे। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव के लिए तटीय राज्य से बीजेपी उम्मीदवारों के लिए दक्षिण गोवा के वास्को शहर में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित किया और विपक्ष पर फिर से हमला बोला। तीसरे फेज को लेकर क्या कुछ है बीजेपी की तैयारी? देखिए, बीजेपी की तैयारी तो पिछले 1 साल से चल रही है और अभी खबर आ रही है राहुल गांधी बीमार पड़ गए हैं, उनकी तबीयत बिगड़ गई है। आज एक भी रैली उन्होंने नहीं की। ये फर्क है एक सीरियस पॉलिटिकल पार्टी और एक ऐसे नेता जो बहुत सारी चीज़ों को कैजुअली लेते हैं। उनको लगता है भाई लोगों का जो है एंटी इनकम्बेंसी, लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा, आप कुछ से कुछ आप बयानबाजी कर दो, लोगों को भ्रमित कर दो, वोट आ जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 2 फेज के जो चुनाव अब तक हुए हैं उसमें कम वोटिंग की वजह से ये हो सकता है, वो हो सकता है, तरह तरह की चीजें। और एक बात समझने की है कि चुनाव में वही जीतेगा जिसके संगठन के लोग सड़कों पे, जमीन पे काम करेंगे। दिक्कत क्या है कि इंडी गठबंधन के कार्यकर्ता, खास करके जहां कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी का संगठन, कार्यकर्ता, उसके नेता नजर नहीं आ रहे हैं। वोटिंग टर्नआउट कम हो रही है। वो 2 कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन बड़ा कारण यही है कि विपक्ष बिल्कुल निराश हो चुका है। जी, तो चुनावी माहौल में बीजेपी जबरदस्त एक्शन में है और कांग्रेस पार्टी अब भी मंथन पर है। कांग्रेस ने अब तक उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित रायबरेली और अमेठी सीट से उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, पर यह चर्चा जोरों पर है कि बस कुछ ही घंटों के बाद इस पर मुहर लग जाएगी। दरअसल आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। बैठक आज रात 8 बजे होगी। इस बैठक के बाद अमेठी और रायबरेली से कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है और खबरों के मुताबिक प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से अपनी किस्मत आजमाएंगी और राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनावी मैदान में उतरेंगे। आज सीईसी की मीटिंग में इस पे तो मुहर लग जाएगा, लेकिन बैठक से पहले रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कि जनता चाहती है कि वो अमेठी से चुनाव लड़े। चल क्या रहा है? देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मीडिया इतनी तूल क्यों दे रही है। आप वापस उसी गुलामी मानसिकता में फंस जाते हो। गांधी परिवार, गांधी परिवार, गांधी परिवार। अरे भाई लड़ना है, बताइए भाई लड़ रहे हैं। आप घोषणा करोगे, उसके बाद फिर आप एनालाइज करो, जीतेंगे हारेंगे। पहले से ही माहौल बनाया जा रहा है। देयर आर 3 ऑप्शंस। एक ऑप्शन ये है कि अमेठी से आप खुद लड़े और सिस्टर को रायबरेली से लड़ा दें। दूसरा ऑप्शन जो कांग्रेस पार्टी के अंदर बातचीत की जा रही है कि स्विच कर दिया जाए, रायबरेली से लड़ जाएं राहुल गांधी और अमेठी से लड़े
प्रियंका वाड्रा, और तीसरा ऑप्शन जो बताया जा रहा है वो ये कि अकेले राहुल गांधी वहां पे लड़े और रायबरेली में किसी और को लड़ा दिया जाए। और इसलिए जीजा जी भी चाह रहे हैं कि अगर प्रियंका वाड्रा मना कर दे तो उनका चांस बन जाए। घूम फिरा करके गांधी परिवार के अंदर ही यहां पे उम्मीदवार खड़े होंगे। लेकिन ऐसा क्या है कि आप अब तक इस डिसीजन को लेने में इतना टाइम ले रहे थे? यही डर था, यही खौफ था कि अगर पहले इसकी घोषणा कर दें तो कहीं वायनाड भी सीट उनके हाथ से न चली जाए, वहां के लोगों को ये ना लग जाए कि राहुल गांधी तो अब अमेठी से भी लड़ रहे हैं या रायबरेली से लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अगर यूपी में सीट आ गई इनको, ये जीत गए तो वायनाड छोड़ के चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें कवायद चल रही है। कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इतने बड़े लीडर को इतना सोचना पड़ रहा है कि किस जगह से लड़े, किस जगह से नहीं लड़े। आप अकेले राहुल गांधी, ये दुनिया भर में लोग जो कहते हैं इतने महान नेता, ये स्मृति ईरानी से खौफ है, इस वजह से इतनी सारी मीटिंग्स हो रही हैं। जी, चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर जमकर हमलावर है। दरअसल कल ही संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी ने अलग अलग जगहों पर देर रात तक छापेमारी की। संदेश खाली मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले अबू तालेब के 2 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया गया। कई विदेशी हथियार भी मिले हैं। टीएमसी ने संदेश खाली में सीबीआई और एनएसजी की टीम की तरफ से छापेमारी जाने के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिख दिया। टीएमसी ने आरोप लगाया कि चुनाव के दिन संदेश खाली में छापेमारी की गई। टीएमसी ने आयोग के समक्ष सीबीआई के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। टीएमसी ने कहा है कि बंगाल को बदनाम करने के लिए ये छापेमारी की कार्रवाई की गई है। तो वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है। रेड में विदेशी हथियार मिले हैं। जो इतना ज्यादा हथियार मिला है, लेकिन ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन क्यों पहुंच रही हैं? वो अपने काडर को बचाने में जुटी हुई है। इस तरह के गुंडा एलिमेंट जो बंगाल में जिनका राज चलता है, वहां कानून का राज नहीं है। इस तरह के इलाकों में वहां इनकी साख, इनकी धाक खत्म हो रही है। जितने इनके पहलवान थे, जितने क्रिमिनल्स थे जो चुनाव में एक अहम रोल अदा करते हैं, सब फोन ऑफ करके बैठ गए हैं, भाग गए हैं। उनको लग रहा है कि अभी तो शाहजहां शेख गया है, उसके चट्टे बट्टे गए हैं, कहीं उनका नंबर न लग जाए। और इसीलिए ममता बनर्जी छटपटा रही हैं, अनर्गल बयान दे रही हैं। वो क्या कह रही हैं कि बंगाल में कोई पटाखा भी फोड़ता है तो वहाँ पे सीबीआई और एनएसजी भेज दी जा रही है। ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी को बताना चाहिए कि ये जो छापेमारी हुई है उसमें एक पुलिस का भी पिस्टल निकला है। वो पिस्टल जो बंगाल के पुलिस के अधिकारी इस्तेमाल करते हैं, ये पिस्टल वहां कैसे पहुंचा, इसका जवाब कौन देगा? ये अनअकाउंटेड है तो उसकी भी जांच हो रही है। ये सारा का सारा नेटवर्क पकड़ा गया है। इतना ज्यादा बंदूक और असलहा बारूद वहां से बरामद हुए हैं और ममता बनर्जी उसको डिफेंड करने में लगी हुई है। जो काम ममता बनर्जी को करना चाहिए था वो काम सीबीआई कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी तो वो काम करना ही नहीं चाहती थी। कभी इस तरह के एलिमेंट्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करना ही नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि चुनाव में यही लोग तो बूथ के ऊपर बमबाजी करते हैं, गोलियां चलाते हैं और विरोधियों को वोट नहीं देने देते हैं। और इसी प्रकार से ममता बनर्जी चुनाव जीतती है। इसलिए वो छटपटा रही हैं, तो कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी इलेक्शन कमीशन। हालांकि इससे उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली शराब घोटाले कांड में फंसे तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर की गई याचिका में पूछे गए सवालों पर अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केजरीवाल ने ईडी के आरोपों पर कहा है कि जांच एजेंसी के 4 गवाहों का संबंध बीजेपी से है और इनके बयान के आधार पर ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने अपने जवाब में कहा कि बीजेपी समर्थित लोकसभा प्रत्याशी मंगुटा श्रीनिवास रेड्डी बीजेपी को
160 करोड़ का चंदा देने वाला शरद रेड्डी, भाजपा गोवा के एक सीनियर नेता और प्रमोद सावंत का करीबी, सत्यविजन गोवा सीएम के करीबी और सीएम के कैंपेन मैनेजर, इन सब लोगों के बयानों के आधार पर ही मुझे गिरफ्तार किया गया। साथ ही केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी फटकार लगी है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार की दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में बने रहने की है और गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को प्राथमिकता दी है। अरविंद केजरीवाल ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है? देखिए, इससे खराब बयान क्या हो सकता है किसी भी नेता के लिए, मुख्यमंत्री के लिए, कि आपने अपने निजी हित को, अपने स्वार्थ को राष्ट्र हित से ऊपर रखा। चुल्लू भर पानी कहीं है तो ये केजरीवाल को, इस तिहाड़ी सीएम को मर जाना चाहिए उस पानी में डूब के, और उनके समर्थकों को भी अपना आईना सामने रखना चाहिए कि किस व्यक्ति के साथ आप खड़े हो। ये बयान सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से आ रहा है, जज साहब दे रहे हैं, और उन्होंने धमकी भी दे डाली है कि हमें अंडर एस्टिमेट मत कर लो। 3 PIL हमने रिजेक्ट किए हैं जो तुम्हारे इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जिस तरह का तुम्हारा रवैया है, अगर हमारे पेशेंस को टेस्ट करोगे तो हम उस तरह का डिसीजन भी दे सकते हैं, तो फिर आप न घर के रहोगे न घाट के। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट के मसले पे। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जवाब दायर किया है कि ये बीजेपी का, वो बीजेपी का, ये 4 गवाही जिसके आधार पे हमको गिरफ्तार किया गया सब बीजेपी के हैं। भाई, इस सवाल का जवाब तो ऑलरेडी दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट में है। कौन किसे क्या पैसे दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, ये इस केस से इसका कोई लेना देना ही नहीं है। कोई मंगूटा है जो पहले YSR कांग्रेस में था, अब वो TDP ज्वाइन कर लिया, TDP और बीजेपी का अलायंस हो गया, तो ये कह रहे हैं कि देखिए वो मंगूटा के बयान पे हमको क्या गए, तो बीजेपी के साथी, उसके सहयोगी पार्टी का वो उम्मीदवार बन गया। ये लटकाने भटकाने से काम नहीं चलेगा। केजरीवाल और इनके साथियों को इसलिए बेल नहीं मिलती। क्यों भाई? जज साहब ने तो पहले कह दिया भाई किसको क्या टिकट मिला नहीं मिला, उससे कोई इस केस का लेना देना नहीं है। ये बताओ कि तुमने जब ये कानून बनाया था तब बीजेपी कहां थी? तुम बीजेपी वाले के साथ मिलकर कानून बना रहे थे। जब तुमने उससे 100 करोड़ रुपए घूस मांगे तो बीजेपी का कैंपेन मैनेजर, पता नहीं किसका किसका नाम इसने लिया, और रेड्डी जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसे दिए, या ये मंगूटा जिसका नाम ले रहे हो कि ये बीजेपी के सहयोगी का उम्मीदवार है, क्या उससे तुमने 100 करोड़ रुपए मांगे थे? या कानून बनाने के बाद, कानून बनाने से पहले तुमने 100 करोड़ रुपए एडवांस, और कानून बनाने के बाद 12% जो 11 लाइसेंसेस को जो कमीशन मिल रहा था उसमें 6% कैश में उगाही पे कर लग हुए थे? जवाब देना है अपनी गुनाहों का। बहानेबाजी से कोर्ट से कभी किसी को राहत नहीं मिली है। बिल्कुल। आज की आखिरी खबर में बात अमेरिका के कई कॉलेजों में फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे विरोध प्रदर्शन की। एक तरफ गाजा में हमास के खिलाफ इजराइल की सैन्य कार्रवाई जारी है, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। गाजा में इजरायली नरसंहार के खिलाफ अब आम लोगों का आक्रोश भी भड़क उठा है। फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शनों ने न्यूयॉर्क और 21 अन्य विश्वविद्यालयों को अपनी चपेट में ले लिया है। वहीं प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस ने सैकड़ों प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में ले लिया। इस बीच बड़ी खबर यह भी सामने आई कि मोदी विरोधी अरबपति जॉर्ज सोरोस और उनके कट्टर वामपंथी समर्थक इन आंदोलनों को फंडिंग करके यूनिवर्सिटी कैंपस में अशांति को बढ़ावा दे रहे हैं। ये वाकई में कोई प्रोटेस्ट है या कोई साजिश? देखिए, अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे। अभी कुछ दिन पहले तक ये बता रहे थे यूएस के स्पोक्स पर्सन कि हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स के ऊपर, डेमोक्रेसी के ऊपर, केजरीवाल जेल गया है उसके ऊपर हम नज़र बनाए हुए हैं। कुछ दिन पहले किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा था उसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। ये बयान, ये बकवास यूएस के सरकार की तरफ से ये जारी होता था। कल हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से बयान जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि हम लोग भी नज़र रखे हुए हैं, ये सीरियस कंसर्न है ना। अब सही हुआ है। इन अमेरिकन्स को इनकी हैसियत समझ में आनी चाहिए।
ये दुनिया भर में दादागिरी करते फिरते हैं। अब इनके यहाँ वही एलिमेंट, यही जॉर्ज सोरोस हिंदुस्तान में विपक्षियों को फंड करके यहाँ पे उत्पात मचाता है, प्रो चाइना प्रोपेगेंडा करता है। अब मालूम चल रहा है कि उसने वहां भी पैसे दे दिए। भाई इतने बड़े प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखने में पैसे की जरूरत पड़ती है, और उस 90 साल के बुढ़े ने वहां भी पैसे लगाए हैं। ये खबर अमेरिका से ही आ रही है, और वहां पे कायदे से इनकी कुटाई भी हो रही है। ये ज्यादा फ्रॉम द माउंटेन टू द सी पैलेस्टाइन विल बी फ्री, ये जो गैंग है जिहादियों और वामपंथियों का, ये जो कॉकटेल है, इसको ध्वस्त करना आवश्यक है। अदरवाइज अभी तो अमेरिका है, पूरी दुनिया को तबाह करेंगे। और सरकारों को थोड़ी हिम्मत आनी चाहिए कि इन लोगों के समर्थन में जो मीडिया हाउसेस पब्लिक ओपिनियन को बाकायदा डिरेल करते हैं, इनके लिए सिंपैथी क्रिएट करते हैं, इस तरह के पत्रकारों को भी, मीडिया हाउसेस को भी बाकायदा उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही पकड़ा गया है पूरा मामला कि किस तरह से अमेरिका में ये जो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये किस तरह से चाइनीज दलालों की तरह काम कर रहे थे, क्योंकि उनको डायरेक्टली फंडिंग आ रही थी। वो ओपेट छाप रहे थे चाइना के खुशहादगी में और चाइना की बड़ाई में। अब अमेरिका को समझ में आ रहा है, एक्शन वहां भी लिया जा रहा है। और ये एक्शन अगर अमेरिका में इस तरह से इन लोगों के खिलाफ होगा, यूरोप में भी होगा, एशिया में भी होगा, लैटिन अमेरिका में भी होगा, अफ्रीका में भी होगा, ये जो उद्दंड किस्म का जो एक जमात है, जो डेमोक्रेसी के नाम पे जिहाद को आगे बढ़ाता है, इसके खिलाफ कार्रवाई अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।